नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं मैं अलग अलग विषयों पर बात करता हूं और जब अलग अलग विषयों पर बात करता हूं तो उनके बारे में तमाम फैक्ट्स भी आपके सामने रखता हूं। आजकल एक चर्चा है, क्या 4 भागों में बढ़ जाएगा पाकिस्तान, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे इस आधार पर क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत की नेवी अगर एक्शन में आ जाती तो फिर शायद पाकिस्तान 4 टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान में ये 4 अलग अलग हिस्से कौन से हैं जहां पर अपनी अपनी आजादी को लेकर संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये गृह युद्ध के हालात आखिरकार क्यों हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी समझा देता हूं कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रांत के ऊपर गए थे। उन्होंने कई सारे ग्राउंड रूल सामने रख दिए पाकिस्तान के, और ये ग्राउंड रूल साफ साफ बताता है कि भारत की बदली हुई रणनीति क्या है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, भारत के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री कह चुके हैं, भारत के गृह मंत्री कह चुके हैं, अभी तो सिर्फ पॉज बटन लगा है, अभी ये सिर्फ स्थगित है। तो पाकिस्तान की धुकधुकी अभी भी बढ़ी हुई है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा 21 आतंकवादी ठिकानों को हमने चिन्हित किया था, जिसमें से 9 पर हमने एयर स्ट्राइक करके नेस्तनाबूद किया, लेकिन 12 ठिकाने अभी भी बाकी हैं। और आतंकवाद की कोई और घटना होती है तो ऐसी आतंकवाद की घटना के बाद भारत इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और सीधा हमला किस पर होगा? सीधा हमला पाकिस्तान में उसके सरपरस्तों पर होगा। भूलिए मत, अभी भी आतंक के आका पाकिस्तान के अंदर जिंदा है, और हाल ही के दिनों में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और उसके कुछ साथी पाकिस्तान की सरकार के मंत्रियों के साथ सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। ये बताता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के भीतर कोई भेद नहीं है। वही ISI है, वही पाकिस्तान की आर्मी है और वही पाकिस्तान की सेना है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि भारत पर हुआ एक भी आतंकवादी हमला अब जो है वो युद्ध की तरह माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ये ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। आपको याद होगा 1971 वॉर के अंदर क्या हुआ था? 1971 वॉर के अंदर हमारी नेवी एक्टिव हुई थी, हमारी नेवी एक्टिव हुई थी करगिल के वक्त भी, और जब नेवी हमारी करगिल के वक्त एक्टिव हुई थी तो पाकिस्तान को अपने सप्लाईज के लिए बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको पता है बलूचिस्तान का कुछ इलाका और सिंध का कुछ इलाका ही जो अरेबियन सी है उससे लगता है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी सप्लाई के लिए इन कुछ एक बंदरगाहों पर ही निर्भर होना पड़ता है, और जब नेवी इस तरह का पूरा ब्लॉकेट कर देती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऑपरेशन सिंधु में भी हमने नेवी को पूरी तरह से तैयार रखा था। ये नेवी 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने को तैयार थी। हमने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर नेवी का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने पाकिस्तान का फुल ब्लॉकेट नहीं किया। अब आप जानना चाहते होंगे कि अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले थे तो हमने आखिरकार वो 4 टुकड़े क्यों नहीं किए? इसके पीछे भारत की क्या रणनीति है? ऑपरेशन सिंदूर का क्या जो लक्ष्य था वो पूरी तरह से पूरा हो गया है या इस पर पॉज बटन है? इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन हाँ, ये आप समझ लीजिए कि रक्षा मंत्री ने जो 4 भागों में बंटने वाली बात कही वो क्यों कही, किस आधार पे कही और कहां पर क्या आंदोलन चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है? 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूँ शायद 4 टुकड़े हो जाते। अब पाकिस्तान किन किन भागों में बटा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान जो है मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। पंजाब को डोमिनेट
पंजाब पाकिस्तान को पूरी तरह से डोमिनेट करता है, पंजाबियों की ही सरकार होती है, पंजाबियों की फौज होती है और पंजाबी ही वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं। इसके अलावा जो सिंध का इलाका है वहाँ पे बड़ी गरीबी है, वहाँ पर बड़ी भुखमरी है, वहाँ पर हालात बेहद खराब हैं। सिंध के अंदर सिंधु देश बनाने की मांग ऑलरेडी हो रही है। आपको पता है ना, पानी को लेकर पंजाब और सिंध के बीच लंबा संघर्ष चल रहा है। हाल ही में सिंधु देश के जो माफ कीजिएगा, सिंधु देश की मांग तो हो रही है, लेकिन सिंध प्रदेश के जो गृह मंत्री थे उनके घर को बलवाइयों ने बुरी तरह से जला दिया था। जो नई नहरों का विरोध करने के लिए आंदोलन चल रहा था, उससे उनको लगता है कि सिंध का पानी छिन जाएगा। तो हमने भले से अभी तक सिंधु नदी का पानी नहीं रोका हो, लेकिन पंजाब में इसको लेकर गृह युद्ध के हालात बहुत पहले से बने हुए हैं और ये बात निकलकर सड़क पर आ रही है। इसके अलावा आप देखिए दूसरा हिस्सा कौन सा है, दूसरा हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार का वहां पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तानी सेना वहां से अपने पोस्ट छोड़कर भाग गई है। वहां पर किसकी चलती है? वहां पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की चलती है। जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान का था वो पूरा इस इलाके में हुआ था। केपीके खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर जो है अफगानियों से इनका एक इमोशनल बॉन्ड है, अफगानिस्तान से लगा हुआ ये इलाका है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा होती रहती है। और ये मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ अपनी जानकारी के आधार पर। आपको पता है मैं इकलौता भारत का पत्रकार हूँ जो 6 बार पाकिस्तान गया हूँ, वहाँ की स्थितियों को बहुत बेहतर ढंग से समझता हूँ और सार्वजनिक तौर पर ये घोषणा कर सकता हूँ कि केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जहाँ पश्तो भाषा बोली जाती है, पठान लोग रहते हैं। पठान एक वो भी है ना हमारे कौन, इमरान खान, जिनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो वहाँ पर सरकार की जो स्थिति है वो बिल्कुल रसातल में है, आर्मी की स्थिति बिल्कुल रसातल में है और कई सारे इलाके हैं जो पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना की कब्जे से बाहर हैं। अगला इलाका देख लेते हैं। अगला इलाका बलूचिस्तान का है, जहाँ की हालत पूरी तरह से खराब है। बलूचिस्तान के इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार सेना पर हमले कर रही है। आम लोगों को तो वो नहीं मारते, लेकिन सेना पर हमले करके जो वहाँ के फौजी होते हैं उनके ऊपर जरूर वो हमला करते हैं, उनके ऊपर जरूर वे आक्रमण करते हैं। आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और ट्रेन को हाईजैक करने के बाद उसमें जितने पाकिस्तानी फौजी थे मार दिया था। अब पाकिस्तान बिल्कुल ब्लास्ट करने की हालत में है। पाकिस्तान जो ब्लास्ट करने की हालत में है उसको देखकर हमको लगता है कि क्या हमको पाकिस्तान के साथ ऐसा कर देना चाहिए था। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था वो हमने छोटा रखा था। छोटा लक्ष्य क्या था कि हम पाकिस्तान को देश के तौर पर हानि नहीं पहुंचाना चाहते, हम पाकिस्तान पर कोई युद्ध नहीं थोपना चाहते। हमारा ये युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध है और हमने जो टारगेट अचीव किया था लश्कर-ए-तोयबा का हेडक्वार्टर को खत्म करने में, जैश-ए-मोहम्मद को हेडक्वार्टर को खत्म करने में, ये लक्ष्य को हमने पूरा पाया है। लेकिन दोस्तों आप ये भी जान के रखिए कि 21वीं सदी के इस युग में आज क्या आप किसी दूसरे देश पर एक्सट्रीम कंट्रोल कर सकते हैं? ये जंग तो इजराइल और गाजा के बीच लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गाजा के हालात देखकर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी हमास खत्म नहीं हो रहा है। आतंकवाद कुछ इसी तरह का नासूर है और भारत जब इस तरह की गतिविधियां करता है और भारत जब इस तरह की कार्रवाई करता है तो पूरी दुनिया को चेताना चाहता है। और भारत ने समय समय पर दुनिया को चेताया है कि अगर ये आतंकवाद निकलकर वेस्ट में चला गया, जो गया भी, जिसके बाद हमने 9/11 देखा, जिसके बाद हमने 7/7 की लंदन बमिंग देखी, ऐसे हालात में एक बिल्कुल इनस्टेबल पाकिस्तान भारत के फेवर में बिल्कुल नहीं है। तो भारत को शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोचना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोचना है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये कहती है कि भारत अपने इतने कैलिब्रेटेड प्रयास करे, इतने निश्चित प्रयास करे जिससे हम सर्टेन गोल हासिल कर पाए। तो ऑपरेशन सिंदूर का गोल ये था कि हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट दें। मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर का ये गोल नहीं था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का एक और गोल है, वो ये है कि हम पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादियों को वापस सौंपने और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस देने के लिए दबाव डालें। और साथ ही साथ ऐसे हालात पाकिस्तान में अपने आप बन जाएंगे कि ये चारों जगह अलग हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, पंजाब
पंजाब अलग हो जाएगा, सिंधु देश अलग बन जाएगा और बलूचिस्तान अलग बन जाएगा। बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा तो वहाँ के कई सारे नेता कर भी चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा भावुक पत्र भी लिख चुके हैं। लेकिन भारत की प्रायोरिटी पर अभी सबसे पहले पाकिस्तान को तोड़ना नहीं, उनके आतंक को, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है। और इस आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो चला रहा है, जो इसको फंडिंग दे रहा है, उसमें से दो नाम है, हाफिज सईद का और जैश ए मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर, जिसको कद्दार हाईजैकिंग के वक्त पर हमने छोड़ा था। अब पहली बार भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने यह मांग की है कि इन दोनों आतंकवादी जो यूएन के डेजिग्नेटेड आतंकवादियों की लिस्ट में भी शामिल हैं, वो इन आतंकवादियों को वापस सौंपे पाकिस्तान। तो ये मांग पहली बार हुई है, फॉर्मली हुई है, रक्षा मंत्री के लेवल पर हुई है, इसलिए बेहद गंभीर है। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहन भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहौर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको दोनों स्थितियां बताई। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का हमारा क्या लक्ष्य था, क्या पाकिस्तान को तोड़ देना भारत के लिए अभी स्ट्रैटेजिकली, मतलब इमोशनली तो मुझे लगेगा कि पाकिस्तान के एक बार फिर 2 टुकड़े तो हमने 1971 में कर दिए थे, 4 टुकड़े भी कर दिए जाए। लेकिन ये कितना सामरिक दृष्टिकोण से, ये कितना राजनीतिक दृष्टिकोण से, ये कितना ठीक होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर इधर भुक्की नहीं चलेगी, क्योंकि भारत ने न केवल पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जबकि मिस एडवेंचर करने के लिए पाकिस्तान ने हमारे सैनिक ठिकानों पर जवाबी हमला किया। तो न केवल हमने उस जवाबी हमले को पूरी तरह रोक दिया, बल्कि 11 एयर बेसेस पाकिस्तान की 30 से 40% तबाह कर दी और उनके एयरफोर्स को घुटने पर ला दिया। तो ये काबिलियत थी, भारत ने इस काबिलियत को दिखा दी है। चाइनीज माल पिट गया है, भारतीय माल हिट रहा है। तो पिटना और हिट होना ये पिटना ये चीन की परंपरा है, हिट होना ये भारत की परंपरा है। ऐसे में मैं आपको साफ तौर पर बता सकता हूं, मैं आपको साफ तौर पर कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो शुरुआती लक्ष्य था वो हमने पा लिया था। लेकिन अभी एक डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नया खतरा बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। मेरे हिसाब से भारत को इस मामले में कदम थोड़ा संभाल कर चलना होगा और ये समझना और देखना होगा कि पाकिस्तान की स्थिति आने वाले समय में कैसी होती है, किस तरह की होती है। और भारत ने एक बात और कही है जिसको मैं फिर उठाना चाहता हूं कि IAEA की निगरानी में पाकिस्तान के तमाम परमाणु हथियार हो। तो भारत को इस कोशिश को अंतर्राष्ट्रीय जगत में और आगे ले जाना होगा, ताकि उसके परमाणु हथियार जो है वो IAEA के कंट्रोल में आ जाएं। पाकिस्तान की किसी रोग आतंकवादी संगठन पर ये न्यूक्लियर हथियार न चले जाएं, इस बात की भारत को तैयारी रखनी होगी। और पाकिस्तान को जैसे हम एक्सपोज कर रहे हैं वैसा एक्सपोज करना होगा। और साथ ही साथ हमको ये भी जताना और बताना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है और अब
अब आने वाले समय में हम वो फर्क नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को डरा के रखना, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा देना, पाकिस्तान में हमेशा डर लगा रहना कि हमारे कब 4 टुकड़े हो जाएंगे, ये डर अच्छा है और भारत लगातार ये डर पाकिस्तान के ऊपर बना रहा है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको मेरी बातें कितनी समझ आती हैं, कितनी आप पसंद करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपका प्यार और आपका समर्थन ही मुझे जो है थोड़ा सा उत्साह देता है।